सो हेलो गाइस, आज हम लोग इस वाली ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसका क्या डिप्लोमेटिक हेडविंड है, आगे क्या सोचने वाला है। और पिछले 2001 साल में हम लोगों ने यानी 2025 में हम लोगों ने क्या क्या हम लोगों के लिए क्या क्या प्लस रहा, क्या क्या माइनस रहा, 2026 में क्या क्या आउटकम्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही हेडलाइंस। वाई हैज़ फॉरेन पॉलिसी इन 2025 बीन फुल ऑफ शॉक्स एंड सरप्राइज? वेयर डज इंडिया स्टैंड इन इट्स टाइज विद यूएस? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स अभी इस ट्यूटोरियल के बाद मिलेगा हमें। विल इश्यूज ऑफर ओवर टैरिफ्स, वाइज वीजाज एंड इमिग्रेशन परसिस्ट इन द न्यू ईयर? हाउ ट्रबलिंग इज द नेबरहुड टर्मोइल पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? ये जो ट्यूटोरियल है सुहासिनी हैदर के द्वारा आया है। द स्टोरीज ऑफ वॉर। In many ways, the spirit of 2025 for Indian foreign policy was shock and surprise as the Narendra Modi government encountered several unexpected international challenges from a number of directions. ये बात हो रही है कि कैसे हम लोगों पर सैंक्शंस लगे, मोस्टली यूएस की बात हो रही है। विच वर द बिगेस्ट ग्लोबल स्टोरीज फॉर इंडिया दिस ईयर? इट इज़ ऑब्वियस कि यूएस की ही सैंक्शंस ही सबसे बड़ी डील रही होंगी। देयर इज़ नो डाउट दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन पॉलिसी स्टोरी ऑफ द ईयर 2025 came from Washington, where Donald Trump was sworn in as president for his second term in January, and Mr. Trump's policies have rocked the multilateral economic system with his Liberation Day tariffs. इन्होंने इस टैरिफ को लिबरेशन डे टैरिफ नाम दिया, विच डिस्टेबलाइज द वर्ल्ड ऑर्डर। जिन्होंने इन सारे सैंक्शंस ने वर्ल्ड ऑर्डर को ही डिस्टेबलाइज करके रख दिया है। अब क्या है इसमें देखते हैं। विथ हिज अल्टर्ड पॉलिसीज ऑन रशिया and China, Mr. Trump rattled America's closest alliances in Europe and the Indo-Pacific. ठीक है, ये तो रसिया और चाइना के साथ इन्होंने अपनी पॉलिसीज को अल्टर किया ही, लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिका की क्लोजेस्ट अलायंसेस थे जैसे यूरोप और इंडो पैसिफिक में, उन पर भी इन्होंने रेटलिंग की है। ठीक है, ऐसे ये देखते हैं। ही ऑल्सो टू ग्लोबल डिस्कोर्स टू अ न्यू लॉ विथ हिज हाई हैंडेड ट्रीटमेंट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स इवन as he has commanded obsequiousness from them in his quest for the Nobel Prize for resolving 8 wars. ये एक तरह से नॉर्मल बात कर रहे हैं कि इन्होंने लगभग उस 2025 में होने वाली लगभग 8 लड़ाइयों को उन्होंने एज मीडिएटर रिजॉल्व किया है, इसलिए वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्या है इसमें। वाइल द यूएस इलेक्शन हैड द बिगेस्ट इम्पैक्ट, द राइज ऑफ अल्ट्रा राइट पॉलिटिशियंस फ्रॉम यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस टू जापान एंड चिली, ये augured a growing conservative and xenophobic trend. ठीक है, ये ठीक है, यूएस इलेक्शंस को वर्ल्ड का सबसे मोस्ट को इफ़ेक्टिव इलेक्शन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के मोस्टली हर एक नेशन पर होता है, जो भी यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स जिससे भी जुड़े हैं, यानी ऑलमोस्ट हर एक कंट्री से इसका रिलेशंस होता है। लेकिन क्या देखा गया है कि अभी हाल ही में कुछ चुनाव हुए, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट में, जापान में, चिली में, यहाँ क्या देखा कि अल्ट्रा राइट पॉलिटिशियंस यहाँ मर्ज हुए हैं, ग्रोइंग कंजर्वेटिव। इसके अलावा क्या क्या हुआ है। ऑयल प्राइसेस हैव ड्रॉप्ड ड्यू टू अ ग्लट इन प्रोडक्शन बाय ओपेक कंट्रीज। ऑयल प्राइस काफ़ी कम हुआ है, इंडिकेटिंग सम वरिंग ट्रेंड्स फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी पुश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब हम लोग एक तरह का क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, एक तरह ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा ये जो ऑयल प्राइसेस उनको प्राइस कम कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली भी सोचेंगे कि ठीक है यार, यही करते हैं कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज के लिए। तो अभी ग्रीन इनिशिएटिव फंड भी नहीं आ रहा है, तो फंड नहीं आएगा जब तक हम लोग कैसे इनिशिएट लेंगे, तब से हम लोग ऑयल का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो एक तरह से भी एक तरह कंट्रोवर्सी चल रही है, कॉन्ट्रास्ट है। द रशियन वार इन यूक्रेन कंटिन्यूड फॉर अ 4th ईयर, 4 साल हो चुके हैं, मतलब 4 साल कंटिन्यूड है, चौथा। बट फॉर द फर्स्ट टाइम India had to face severe economic consequences for buying Russian oil, with UE and UK sanctions on India-Russian joint venture Naira Energy and US sanctions on Russian oil majors. ये बोल रहा है कि रसिया और यूक्रेन की जो वार है उसको 4th ईयर हो चुका है, लेकिन जो अभी तक इंडिया को कोई भी किसी भी प्रकार का सैंक्शंस नहीं लगाया गया था। लेकिन 2025 में पहली बार देखा गया कि इंडियन कंपनीज इंडिया पर कई तरह के यूएस के द्वारा टैक्स सैंक्शन लगाए गए हैं। उसके अलावा जो इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं नारा एनर्जी, उस पर यूरोपियन यूनियन और यूके के द्वारा कई तरह के भी सैंक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा क्या हुआ 2025 में देखते हैं। इजरायली स्ट्राइक्स ऑन गाजा कंटिन्यूड विद द 70,000 किल। इजराइल का स्ट्राइक गाजा पर जारी है, 70,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बट एन अमेरिकन बैक्ड सीज फायर डील एट द एंड ऑफ द ईयर हेल्ड आउट सम होप। ठीक है, बाद में अमेरिका ने एक सीज फायर दोनों के बीच में मीडिएट की थी, जिसके कारण ये
ठीक है कि अभी तो एंड हो चुका है लगभग। India's plan for the India-Middle East Economic Corridor, however, are at standstill, and the Modi government's refusal to criticize Israel for strikes on Iran. मोदी गवर्नमेंट ने आज तक इसराइल की ये इसलिए आलोचना नहीं की क्योंकि वो ईरान पर अटैक किया, ये अटैक किया, तो आज नहीं हुआ। लेकिन इसी कारण क्या हुआ कि इंडिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया शामिल हुआ, जैसे कि SCO में हुआ, ब्रिक्स में शामिल हुआ, वहाँ इन सब का मेंबर ईरान भी था। तो इसके कारण थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट इंडिया को इस तरह से झेलना पड़ा, क्योंकि उसी मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन वो भी है, ब्रिक्स में भी है, और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक हो रहा है, लेकिन इंडिया के द्वारा किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म नहीं की गई थी। ठीक है। एंड क्लोजर होम टर्मोइल इन द, अब हम लोगों के पड़ोसी दिखते हैं। क्लोजर होम टर्मोइल इन द रीजन कंटिन्यूड विथ अ कॉन्फ्लिक्ट विथ पाकिस्तान। हम लोग देख रहे हैं नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, पूरा पार्लियामेंट में आप लोगों ने देखा था, टॉपलिंग द गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट को ही हिला कर रख दिए थे। एंड मॉब वायलेंस इन बांग्लादेश, हाल ही में आप देख रहे हैं मॉब वायलेंस कैसे लिंचिंग हुआ है। एंड टर्निंग इंडिया एंटी इंडिया आफ्टर द किलिंग ऑफ अ राइट विंग लीडर, पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ओवर द इफिकेसी ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये सारे इंसिडेंट इस तरह से इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर, उसके इफिकेसी पर, कि कैसी वो काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, उस पर सवाल उठाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अब पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, जेनजी के साथ प्रोटेस्ट चल रहा है, नेपाल में टॉपलिंग कर दिए थे गवर्नमेंट की, मॉब वायलेंस बांग्लादेश में चल ही रहा है। ये सारे ये हम लोगों के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। एंड व्हाट मेड द ट्रम्प चैलेंज मोस्ट डिफिकल्ट? What made the Trump challenge most difficult? The U.S. altered worldview was felt acutely in South Bloc, यानी कि जहाँ हम लोगों का एक्सटर्नल मिनिस्टर है, as the anticipation that Mr. Trump would run a pro-India foreign policy was cut short by his actions. स्टार्टिंग में जब जनवरी में ये ट्रम्प जी आए थे तो हम लोग सोचे थे कि ओह माय गॉड, ट्रम्प भैया मतलब प्रो इंडियन, लेकिन उन सारी एंटिसिपेशंस पर पानी फेर दिया गया। क्यों? जब ट्रम्प के द्वारा इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई और सैंक्शंस लाई गई। स्टार्टिंग में ट्रम्प ने 25% का टैरिफ वॉर स्लैब किया था, लेकिन बाद में देखा कि इंडिया रसिया से ऑयल ले रहा है, ऐसा उनका मानना है। ऐसा तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे, अब रसिया के बहुत सारे ऑयल तो मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आर द यूरोपियन यूनियन के मेंबर ही ले रहे हैं। बट ट्रम्प 25% सरचार्ज और लगा दिया, टोटल 50% टैरिफ हो गया। एंड इसके अलावा उन्होंने तो ये इकोनॉमिक सेंस लिया ही, इसके अलावा क्या किया कि भारतीय बच्चों को जो वहाँ पढ़ने जाते हैं, एक ने जो वो जाते हैं, H1 वीज़ा दिया जाता है, स्टूडेंट वीज़ा एंड डिपार्टेशन ऑफ इंडियन इलीगल लेड टू क्रिटिसिज्म ऑफ द MEE इन इंडिया। और उसके अलावा बहुत सारे एक डिपोर्टेशन, एक जहाज आया गया था जहाँ पर जितने भी यहाँ के पंजाब के और इधर के जितने भी लोग रह रहे हैं, पंजाब बिहार के, उनको डिपोर्ट किया गया। इन सारी एक्शंस को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया। मिस्टर ट्रम्प्स रिपीटेड क्लेम दैट ही हैड मीडिएटेड द सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर। अरे बाप रे, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के द्वारा किया गया है, भारत और पाकिस्तान की जो बीच की लड़ाई है उसकी मध्यस्थता ट्रम्प ने ही की थी। बार बार उनके द्वारा कहना, अब बार बार हमारे द्वारा ये रिफ्यूज करना कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड इसके अलावा क्या हुआ था कि वाइट हाउस एंड क्लियरिंग F-16 सप्लाईज डैमेज्ड न्यू दिल्लीज कैंपेन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल है, ये वाइट हाउस के द्वारा बताया गया। एंड द परसेप्शन दैट इंडियन डिप्लोमेसी फेल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट लेड टू स्ट्रेंस विद तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया दैट वर सीन एज अ सपोर्टिंग पाकिस्तान। ये परसेप्शन बन गया ना, क्योंकि ये ट्रम्प के द्वारा बता दिया कि इंडिया पार्टिसिपेट मीडिएट नहीं कर पाया, उसकी डिप्लोमेसी फेल हो गई पाकिस्तान से, तब हम लोगों ने इसको सपोर्ट किया। तो जो वो कंट्रीज़ जो सपोर्ट करती थी, जैसे कि पाकिस्तान को, जैसे कि तुर्की, इसका नाम तुर्की बदल दिया गया है, अजरबैजान, मलेशिया, इन लोगों के द्वारा देखा गया कि हाँ ठीक, इंडिया की डिप्लोमेसी अब काम नहीं कर रही है, मतलब बाहर से ही किसी को एज ए मीडिएटर मंगाना पड़ता है। ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर द डाउन टर्न इन इंडिया US टाइज। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो आलोचना होती ही हैं। व्हाट अबाउट द डिप्लोमेटिक सक्सेसेस? ये कुछ हो गई फेलियर्स, नॉर्मल इंसिडेंट हो गई हैं इंडिया की। अब देखते हैं कि 2025 में इंडिया की डिप्लोमेटिक सक्सेसेस क्या रही हैं। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। इंडियन डिप्लोमेसी रैक्ड अप सम नोटेबल सक्सेसेस इंक्लूडिंग अ टर्न अराउंड इन टाइज विद कनाडा के साथ 2023 में हम लोगों का बहुत ही मतलब काफ़ी
बिटर रिलेशंस हो गया था, विच हैड स्पायरल्ड सिंस 2023 ओवर एलिगेशंस दैट इंडिया ओवरसॉ द असैसिनेशन ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट देयर। खालिस्तानी, जैसे वहाँ का एक खालिस्तानी सपोर्टर पन्नू बहुत ही फेमस चल रहा है, या फिर एक और किसी की असैसिनेशन हत्या हो गई थी इंडिया में, उसका नाम आया था, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था और सबका नाम आया था। तो इसके कारण कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन है काफ़ी थोड़ा सा बिटरमेंट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी मिस्टर मोदी विजिटेड कनाडा टू अटेंड द G7 आउटरीच एंड अग्रीड विथ न्यू कनाडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी टू सेट असाइड देयर डिफरेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया कनाडा रिलेशंस पहली सक्सेस क्या हुई कि इंडिया कनाडा का जो रिलेशंस था 2023 से लगभग ख़राब चल रहा था। अब नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कैनरी के आने के बाद और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा G7 की जो समिट हुई थी कहाँ कनाडा में, उसको अटेंड करने के बाद ये रिलेशंस काफ़ी ठीक सही हो गए हैं। An unusual foray was made with the Taliban after a meeting between the Foreign Secretary and Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi in early 2025। हाँ, तालिबान के साथ भी इंडिया का रिलेशन काफ़ी सही हुआ है। हाल ही में न्यू दिल्ली में तालिबान के फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी आए थे। एंड रिलेशंस क्विकली इम्प्रूव्ड एंड मिस्टर जयशंकर अकॉर्डेड फुल नेशनल ऑनर्स एंड अ वार्म वेलकम टू मिस्टर मुत्ताकी न्यू दिल्ली इन अक्टूबर। ठीक है, अभी हाल ही में अक्टूबर में मिस्टर मुत्ताकी जी न्यू दिल्ली आए थे। बोथ साइड्स मूव्ड पास्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ अ मैन ओनली प्रेस मीट बाय द तालिबान लीडर आफ्टर मुत्ताकी हेल्ड। हाँ, पहली बार देखा कि पहले क्या होता था कि मैन ओनली प्रेस होता था। पहली बार तालिबान की मिस्टर मुत्ताकी जी ने एक किसी महिला पत्रकार को अपना इंटरव्यू दिया था, मतलब अपनी बातें रखी थी प्रेस में। हेल्ड a more inclusive second press conference, but the government will have to contend with the allegations that it is improving ties with Afghanistan by appeasing the restrictive and brutal anti-women regime। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल एलिगेशंस लगाए जाते हैं क्योंकि हम लोगों का तालिबान के साथ संबंध जो है थोड़ा सा सही चल रहा है। And the downturn in Afghanistan ties and their bitter conflict, however, was a boost for Indian strategies as Pakistan faced the two-front problem which India normally faces with China and Pakistan। जैसे हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान क्या है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान से रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है। सो पाकिस्तान हैव टू नेबर विद बेटर रिलेशंस। First one is Afghanistan and second one is the India. Same we have the two different neighbors, the Pakistan and China, and we have the bitter relations। पाकिस्तान के साथ भी हम लोगों का जो है रिलेशनशिप थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कैसा है, चाइना के साथ भी कैसा ही है। एंड पाकिस्तान भी हम लोगों के द्वारा अफ़गानिस्तान के साथ एक अच्छी डील कर लेने के बाद वो अब सेम पोजीशन में भी आ गया है। उसका अफ़गानिस्तान के साथ भी इस समय ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, उसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे के बॉन्डी कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और इंडिया से तो ऑब्वियस है कि चल ही रहा है। तो सो वी हैव पुट द पाकिस्तान इन हिज ओन कोर्ट बाय कन्फाइनिंग हिज एरिया एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने एरिया में ला करके। विद बीजिंग, न्यू दिल्ली केप्ट अप द रीअप्रोचमेंट प्रोसेस बिगेन व्हेन मिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मेट इन अक्टूबर 2024। अभी चाइना के साथ भी कुछ रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे कि मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2024 में मिले थे। उनकी बात हुई थी। कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज की जो यात्रा है उसको खोल दिया गया था, वीज़ा दिया गया, फ़्लाइट ओपन कर दी गई एंड सो ऑन। डिस्पाइट चाइना's strong diplomatic and military support to Pakistan during Operation Sindoor, Mr. Modi and Mr. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval visits China to attend the SCO meetings। ठीक है, and New Delhi strengthened ties with Bhutan, Sri Lanka and the Maldives, all of which Modi visited in 2025। इंडिया अभी हाल ही में 2025 में मोदी जी ने भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स में अपनी विजिट की थी। उसके अलावा अभी श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन दितवा, उसके लिए उन्होंने भारतीय सरकार ने 450 मिलियन की ऐड की है, बात की है, जिसमें 350 मिलियन क्रेडिट इन लाइन में होगा, 100 मिलियन होगा नॉर्मल फंड के लिए। ठीक है, अब देखिए 2026 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखते हैं कि 2026 में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। डिप्लोमेट्स एंड ट्रेड नेगोशिएटर्स स्पेंट मच ऑफ 2025 वर्किंग ऑन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ व्हिच द BTS विद UK, ओमान एंड न्यू न्यूजीलैंड वर सील्ड। ठीक है, अब मोस्टली जो हम लोग में ट्रेड डील होने वाली है UK, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ, वो सील हो चुकी है। बट द लार्जर डील्स विद द US, द यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आसियान, and there are still pending and they expect to have some breakthroughs at the beginning of 2026।
ऐसा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन देशों के साथ हम लोग को एक बेस्ट ट्रेड डील करने जा रहे हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन हो गया, गल्फ कंट्रीज़ का काउंसिल हो गया, आसियान हो गया, ठीक है। अब कौन कौन से फोरसीन इवेंट्स होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। पहला है कि जनवरी में यूरोपियन यूनियन का कमीशन एंड काउंसिल प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन एंड अंटोनियो कोस्टा आर एक्सपेक्टेड टू बी द गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को हम लोगों के गणतंत्र दिवस में यूरोपियन यूनियन के कमीशन एंड काउंसिल प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेन एंड अंटोनियो कोस्टा, वो गेस्ट के रूप में एक्सपेक्टेड हैं, आ सकती हैं। व्हेन द इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड, उसी समय हम लोग अपना इंडिया और यूरोपियन यूनियन का FTA एग्रीमेंट करेंगे। एंड न्यू दिल्ली विल फॉलो द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस इन म्यांमार, म्यांमार में इलेक्शन होने वाले हैं लगभग दिसंबर 28 को शायद। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होगा, नेपाल में मार्च को होगा। क्लोजली बिकॉज दे आर द नेबर, हम लोगों के नेबर हैं, हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो हम लोग इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि किस तरह की सरकार आएगी, प्रो इंडिया सरकार आएगी कि नहीं आएगी, प्रो इंडियन सरकार आएगी या फिर कैसी सरकार आएगी, सब चीज़ों को बारीकियों को हम लोग देख रहे हैं। ईच ऑफ बीच हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर साउथ ब्लॉक, यानी कि एक्सटर्नल साउथ ब्लॉक में ही, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में ही हम लोगों की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, इसलिए उसका नाम साउथ ब्लॉक बोला जा रहा है। इन फरवरी इंडिया विल होस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026 की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होगी इंडिया में ही होगी, पर मोर देन अ डजन इंटरनेशनल लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम लाइक द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। एंड इन मार्च में कनाडियन PM कैनेडी इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ विजिट टू डिस्कस ट्रेड डील एंड क्रिटिकल मिनरल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अभी फरवरी में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने वाली है, तो उसमें इमैनुअल मैक्रोन कोई आने की बात कही जा रही है, और मार्च में कनाडा के साथ कोई नॉर्मल ट्रेड डिस्कस होगा, तो ये स्टेट विजिट होगी कनाडियन PM करने के द्वारा। All eyes are on whether Mr. Trump will finally travel to India for the Quad Summit, which New Delhi has been unable to host for 2 years, and on his visit to China, possibly for the APEC Summit, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि ट्रम्प जी आते हैं क्वाड समिट में जब इंडिया होस्ट करेगा कि नहीं आते हैं। एंड लेटर इन द ईयर लीडर्स ऑफ ब्रिक्स इंक्लूडिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी विल बी इनवाइटेड टू द ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट होगी तो उसमें भी देखते हैं कि ये सब व्लादिमीर पुतिन जी और चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जैसे कि 18th ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाली है 2026 में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रिक्स के जो मेन मेंबर हैं जैसे कि ब्राज़ील, ठीक है, रसिया, इंडिया, चाइना, ये जो रिक हैं, तो पुतिन जी आते हैं, सी जिनपिंग आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब देखा जाएगा। एंड मिस्टर मोदी विल बी इनवाइटेड टू द G20 समिट ऑन ट्रम्प प्रॉपर्टी इन मियामी, ठीक है, इन दिसंबर, जस्ट आफ्टर की मिड टर्म इलेक्शंस इन द US आफ्टर ईयर ऑफ जियोपॉलिटिकल टर्मोइल इन 2025। इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स विल होप फॉर अ न्यू ईयर of fewer surprises and a more realistic and tempered assessment of India's diplomatic options is in order, ठीक है। तो ये G20 समिट होने वाली है, कहाँ मियामी होगी, USA में। तो देखा जाता है कि ट्रम्प विल बी इनवाइटेड और नॉट, क्योंकि जितने भी G20 होती हैं तो उसमें तो इंडिया को इनवाइट किया ही जाता है। तो चलिए चेक करते हैं। ये इस साल का जितना भी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का सार था, ये सुहासिनी हैदर के द्वारा आज 28 दिसंबर को पब्लिश हुए द हिंदू में, ये फैक्ट वाले पार्ट में ये पब्लिश हुआ था। तो ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।